जैन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आधुनिक काल जो कर रहे हैं ये उसका चौथा वीडियो है और बीच बीच में आपको प्रश्नोत्तरी सीरीज जो है आधुनिक काल से संबंधित मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने प्रकरण एक जो है प्रकरण एक में देखा कि किस तरीके से बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं लगभग भारतेंदु जी के ही समय में 25 पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भी किया गया है कि कैसे गद्य का प्रसार होने लगा जैसे ही शुक्ल जी का आगमन हुआ, जैसे ही भारतेंदु जी का आगमन हुआ। अब आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान करके, यानी जो हमने समय पढ़ा उसमें जो है गद्य साहित्य के प्रकरण एक में जब इन्होंने पुराना परिचय दिया, तो अब प्रकरण दो जो है गद्य साहित्य परंपरा का जो प्रवर्तन हुआ इसको प्रथम उत्थान काल कहते हैं। और प्रथम उत्थान काल में क्या होता है कि पहले उत्थान काल में कौन कौन से कवियों का उल्लेख है। सबसे पहले आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो प्रथम उत्थान काल में सबसे पहले जो है किसके बारे में जिक्र किया गया है, भारतेंदु जी के बारे में। और क्योंकि ये आपने देखा जो है इसका समय अगर आप देखेंगे तो समय जो है दिया 1925 से 50, इसलिए आप 57 माइनस कर लेंगे तो आपका ईस्वी में आ जाएगा। तो इस समय कहते हैं कि भारतेंदु जी जो है जन्म इनका काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत, यानी ये 5 तारीख है संवत 1907 को, और मृत्यु इनका 35 वर्ष की अवस्था में वही 1941 में हो गया। ये संवत में है और वैसे अगर आप घटाएंगे तो 1850 से 85, तो ये संवत में दिया 1907 और 1941। कहाँ पे जन्म हुआ था? काशी के संपन्न वैश्य कुल में हुआ था। कहते हैं कि संवत 1922 में अपने परिवार के साथ कहाँ पे गए? जगन्नाथ जी। हरिश्चंद्र जी जो है अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। जब उस यात्रा में उनका परिचय हुआ था किससे? तो उस समय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बांग्ला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक उपन्यास ये सब देखे, और वैसा ही हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ पे तो बहुत चीजें हैं पर हमारी हिंदी में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो संवत 1925 की बात है, उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद कर लिया। यानी बांग्ला से जब वो बहुत प्रभावित हुए तो 1925 में विद्या सुंदर नाटक था वो बांग्ला से अनुवाद कर लिया, और इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास कर लिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका भी निकाला। यानी जब विद्या सुंदर का बांग्ला से अनुवाद कर लिया उसी समय है कि कवि वचन सुधा भी इन्होंने एक पत्रिका निकाला। और ये पत्रिका कवि वचन कैसा था? एक ऐसी पत्रिका निकाली जिसमें पुराने कवियों की कविताएं छापा करते थे और पीछे गद्य लेखन भी रहता। यानी आगे के पृष्ठों में आप देखेंगे तो आपको कविताएं पढ़ने को मिलेगी, पर ये कविताएं हैं पुरानी कविताएं, और पीछे में जो पृष्ठ होते थे तो बताया जा रहा है कि पीछे के पृष्ठों में ये गद्य का लेखन करते थे, गद्य भी लिखते थे। अब ये जो विद्या सुंदर नाटक जो है इसमें ये बताते हैं कि कवि वचन निकला, विद्या सुंदर नाटक को बांग्ला से अनुवाद कर लिया। अब कहते हैं कि 1930 तक आते आते उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका निकाला। तो मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन निकलने लगा, और जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत जो है कहते हैं कि 8 संख्या निकला, तो हरिश्चंद्र मैगजीन से वो हरिश्चंद्रिका हो गया। पहले वो मैगजीन ही करके था, अभी वो क्या हो गया? हरिश्चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले अगर हमें देखने में हिंदी का एक परिष्कृत रूप देखें तो उसका नमूना हमें कहाँ देखने को मिलता है? चंद्रिका में। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा है, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़ के गले लगाया है, आज जो हम लोग बोलते हैं वो उसका दर्शन हमें पहली बार कहाँ पे मिलता है? तो भारतेंदु ने जो नई सुधारी हुई हिंदी का उदय अगर देखेंगे तो वो इसी समय मिलता है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में बहुत हद तक सुधार हो गया था, और उसी समय कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में इन्होंने नोट किया हिंदी नए चाल में ढली सन 1873। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 ये किसने कहा है? तो ये पहली चीज तो हो गई, ये शुक्ल जी का कहना है। और उन्होंने ये जो कौन सी पुस्तक में नोट किया? उनका जो कालचक्र पुस्तक था हिंदी नए चाल में ढली सन 1873, ये उसी में नोट है। बाकी विद्या सुंदर नाटक का हमने जिक्र कर दिया, और कैसे हरिश्चंद्र मैगजीन जो है नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी, बाद में वो हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई, हमने इसका भी यहाँ पे जिक्र कर लिया। तो इस तरीके से अगर देखें कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी का अपना कितना स्थान था, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन के अलावा जो इन्होंने कहा कि जो है, हाँ, जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझी तो वो यहीं से निकला। आगे कहते हैं इस हरिश्चंद्र, यानी जो ये हिंदी है क्योंकि हरिश्चंद्र द्वारा लिखा जाता था, इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर उनसे लिखवाया।
स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बहुत प्रशंसा करते थे। कौन? स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण जो चौधरी थे वो हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बहुत प्रशंसा करते। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख लिखे और नोट लिखते थे और मैटर को बहुत ढंग से सजाते थे। कौन? बद्री नारायण। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभकाल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। इनका कहना है कि जो इस समय लेखन में सब लोग संलग्न हुए हिंदी में लिखने का काम जो शुरू किया था वो जो होता था वो शुद्ध रूप में हिंदी था। ऐसा नहीं था कि बस वो काम चलाऊ हिंदी था, वो शुद्ध रूप में जो हिंदी लिखा जाता है जिस तरीके से वो शुद्ध रूप में हिंदी लिखने का काम करते थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय कहते हैं कि ऐसे लेखक नहीं थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों। उस समय की हिंदी में ना दिक-दिक अशांति थी, ना कामना, ना सिहरना, ना छल-छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वाद लेना। मैगजीन में प्रकाशित कहते हैं कि मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो हरिश्चंद्र का इनके द्वारा जो लेख है, हरिश्चंद्र का अगर देखें तो जो लेख कह रहे हैं हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा बाबू तोताराम का था अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बाबू कार्तिक प्रसाद का था रेल का विकट खेल। ये लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो बाला बोधनी निकाली थी। इस प्रकार इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। तो एक तो हरिश्चंद्र का 5वां पैगंबर, हरिश्चंद्र का 5वां पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा बाबू तोताराम का। ये देखिए कौन कौन सी रचनाएं मैगजीन में जो है हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला का कविराज की सभा बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़े। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी निकाला था। तो बाला बोधनी निकाला 1931 में। इसी प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना मौलिक नाटक, इनका मौलिक नाटक किसका? भारतेंदु जी का वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती नाम की प्रहसन वो लिख चुके थे, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाया गया था और उन्होंने राजस्व प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मानव बुद्धि के फिक्र में रहने वालों पर छींटे भी छोड़े थे। भारत के प्रेम में मतवाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि पड़ी तो उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। गद्य रचना के तहत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटक की ओर गया। अपने नाटक नाम की, उनका एक नाटक नाम का ही उन्होंने लिखा। हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे। 2 नाटक जो है मौलिक नाटक उनके पहले जो लिखे गए थे उनमें कौन कौन थे? एक महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, यानी महाराजा विश्वनाथ ने लिखा था। तो एक था आनंद रघुनंदन नाटक और आनंद रघुनंदन के अलावा बाबू गोपाल चंद्र का एक था नहुष नाटक। तो ये हो गया महाराजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे, ये दोनों ही, यानी अगर देखिए ये जो है आनंद रघुनंदन और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक दोनों ही देखे तो ब्रज भाषा में थे। आगे मौलिक नाटकों के बारे में कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, चंद्रावली, विशेष विश्व महोत्तम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, ये सभी भी थे। और अनुवाद में देखें तो अनुवाद इनके द्वारा विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजन विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये सभी विद्या सुंदर, पाखंड, धनंजय विजय, कर्पूर, मुद्रा राक्षस, ये सभी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बांग्ला नाटक देखा जिसका वो अनुवाद कहा जा सकता है। कहते कि भारत जननी उनके एक मित्र का जो है किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि जो है इन्होंने कहा कि सामग्री जो जीवन के कई क्षेत्रों से इन्होंने लिया था, जैसे चंद्रावली में प्रेम का आदर्श, नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर जो मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया। नील देवी जो इनका नाटक था वो पंजाब के एक हिंदू राजा थे, उन पर जो मुसलमानों ने चढ़ाई की थी उसका ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया था। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाया गया था। विशेष विश्व मौजदम में देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया था। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया।
ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चढ़े और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर ही रही। आगे कहते हैं कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण। कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। और इनके अलावा कहते हैं कि वे सिद्धवाड़ी कहते हैं सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो यानी अगर देखें तो जो हरिश्चंद्र जी थे तो एक तो वे सिद्धवाड़ी के बहुत ही सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवि सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगा और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का जो है मंत्र फूंकने लगी। इसके बाद कहते हैं कि अपने सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर हैं द्विजदेव। इनके बारे में आपने रीतिकाल में पढ़ा होगा, पद्माकर हैं द्विजदेव। कहते हैं कि अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर द्विजदेव इनकी परंपरा में वो दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गुथते दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्ति के चरित्र की हंसी उड़ाते हुए मंदिर, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। प्राचीन और नवीन का ये सुंदर सामंजस्य भारतीय की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में वो खड़े होकर चीजों को आगे रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतीय का उदय देखने को मिलता है। अब जो हरिश्चंद्र जी थे, इनके जीवन काल में अगर देखें तो हरिश्चंद्र के जीवन काल में अन्य जो लेखक और कवि हैं उनके बारे में कहते हैं कि एक पूरा मंडल ही तैयार हो गया लेखक और कवियों का। तो वो जो लेखक और कवियों का खासा मंडल तैयार हुआ, उमेश उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण तोताराम बाबू, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास, बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ये सभी थे। मतलब कि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योगदान दिया था। और भारतेंदु का अस्त संवत 1941 में ही हो गया था। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, उनकी भावावेश की शैली दूसरी और तत्व निरूपण की दूसरी। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। बाकी चंद्रावली नाटिका से उद्धत अंश यहाँ पे दिया गया है कि कैसे उन्होंने चंद्रावली नाटक के बारे में यहाँ लिखा है। और आगे कहते हैं कि हाँ, उदाहरण नील देवी का यहाँ पे दिया है कि आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों के इससे बढ़ के कोई आनंद का दिन नहीं, किंतु मुझे उसका उल्टा देख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। तो यहाँ पे उनके द्वारा जो नील देवी रचना है नाटक है उसके कुछ उद्धरण दिए गए हैं। अब कहते हैं कि भाषा जो चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय जो भारतेंदु जी का वो अन्वय तो सरल होता था और उसमें जटिलता यानी कठिनाई नहीं होती थी। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता होती, वाग वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं होती। यानी चमत्कारिकता पूर्ण कुछ नहीं लिखते, जो लिखते वो कठिन भी नहीं होता था, बहुत ही सरल ढंग से चीजों को लिखते, भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलता था। प्रेमघन आदि और लेखों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। 1938 में आनंद कादम्बनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष बाद किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिल जाते हैं। ये कुल मिला के भारतेंदु जी के बारे में था। अब अगर हम भारतेंदु जी के बारे में देख लिए तो दूसरे नंबर पे देखें तो जो दूसरे नंबर पे किसका यहाँ पे वो किया गया है, तो दूसरे नंबर पे है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनके पिता जो है पंडित प्रताप नारायण के उन्नाव से आकर एक कानपुर में बस गए थे। उन्नाव रहते थे, कानपुर में आके बस गए थे, जहाँ प्रताप नारायण जी का जन्म हुआ संवत 1913 और मृत्यु 51 में। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता कि जो है कम परवाह करते थे। कौन? प्रताप नारायण आधुनिक जो है सभ्यता शिष्टता इसकी परवाह नहीं करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते, कभी मेले और तमाशों में हो जाते। कौन? पंडित प्रताप नारायण। और कहते हैं कि प्रताप नारायण जो है लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे। यानी अपनी लेखन कला में उनके आदर्श कौन थे? तो आदर्श के रूप में वो किसको मानते थे? आदर्श के रूप में अपने भारतेंदु जी को मानते थे। उनकी शैली में भी भारतेंदु जी जैसा शैली का जो है मतलब कि लक्ष्य है कि हम भी ऐसा कुछ लिखें। लेकिन बात यह है कि जो प्रताप नारायण थे उनका स्वभाव विनोद प्रिय था। जब विनोद प्रिय था तो इससे उनकी वाणी में भी व्यंग्यपूर्ण विनोद प्रियता के साथ वक्रता के साथ बातें आती हैं। इसके लिए वो पूर्वीपन का परवाह ना करके अपने बैसवारे की जो ग्राम कहावतें हैं, इन पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने जो बैसवारे की ग्राम कहावतें हैं और जो शब्द हैं वो भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री वो ढूंढ ही लेते थे।
अपना इनका जो है, इनके पत्र का नाम, प्रताप नारायण के पत्र का नाम ब्राह्मण पत्र। ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन, सभी विषय पे। आगे इनकी रचना में घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, बात मनोयोग, वृद्ध भाव। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही ज्यादा थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वो लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। यहाँ समझदार की मौत से कुछ पंक्तियां यहाँ पे दिया गया है। आगे कहते प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अलावा कई नाटक भी लिखे, जैसे कली कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत, संगीत शाकुंतल लावणी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्य बस शकुंतला नाटक, भारतेंद्र के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा, हटी हमीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर, बाकी गो संकट नाटक, कली प्रभाव नाटक, जुआरी कुआरी, ये कुछ भी लिखा। आगे तीसरे नंबर पे कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट थे, ये बालकृष्ण भट्ट जी भट्ट का जन्म जो है प्रयाग में संवत 1901 में हुआ और इनका परलोकवास संवत 1971 में हुआ। वे प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। तो बालकृष्ण भट्ट कौन थे? भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में हुआ, परलोकवास संवत 1971 में हुआ और ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने ही संवत 1933 में, कब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ही संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य की ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे थे। कौन निकालते थे? बालकृष्ण भट्ट के बारे में बता रहे हैं कि 30 वर्ष तक जो है ये निकालते रहे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रताप नारायण के ढंग से मिलता जुलता। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पे कहावतों का प्रयोग करते थे। उनका झुकाव मुहावरों की ओर ज्यादा था। व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भी दिखता और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े ही दिखते थे। पूर्वी प्रयोग बराबर इनके मिलते ही रहते। वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे थे। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे अंग्रेजी शब्द भी पाए जाते। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में ये विशेषता है कि वो कुछ चिड़चिड़ाहट लिए थे, पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ज्यादा चोखा और अनूठा होता। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध जो है भट्ट जी ने लिखे थे, पर सब छोटे छोटे, यानी इन्होंने लिखा तो बहुत, लेकिन करें थे सब छोटे छोटे। वे बराबर ये कहा करते थे, ना जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं, ये तो छोटे ही लिखते हैं। और इनके अलावा गद्य प्रबंध लिखने के अलावा हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर देते थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यहाँ पे भट्ट जी की लिखावट के 2 नमूने दिए गए हैं, जिसे कल्पना थे आत्मनिर्भरता पत्रिका से ये करके दिया है और हिंदी प्रदीप में छपे जैसे इनके कुछ कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने यहाँ तक कि माइकल मधुसूदन दत्त की पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों का भी अनुवाद निकाला था। संवत 1943 की बात है जब भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उनकी प्रशंसा देखकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित प्रताप बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाला था। आगे कहते हैं कि उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। तो उपाध्याय जो है पंडित जो बद्री नारायण चौधरी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ था और 1912 में ये बताया जा रहा है कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु 1979 में। इनकी हर एक बात में रईसी दिखती थी। तो अगर यही पूछ दिया गया कि किसकी हर एक बात में भारतेंदु काल में रईसी दिखती थी, तो बद्री नारायण की। मतलब रईसी टपकता मतलब उनकी बातचीत करने का ही ढंग बिल्कुल निराला अनूठा था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकल गया और लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और बेस भी उन्हीं सा जैसा रखते थे। यानी जो बद्री नारायण थे घनिष्ठ मित्र थे किसके? भारतेंदु जी के, और अपना जो है हुलिया भी ऐसे ही रखते थे। और बद्री नारायण के बारे में ये कि इनकी जो शैली थी वो सबसे विलक्षण थी, अद्भुत थे ही, रईसी टपकता ही था, विलक्षण शैली थी। क्योंकि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में लेते कि गद्य लिखना, विचार प्रधान गद्य लिखना, वो तो एक कला है और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कलम को क्या समझते कि लेखक जो होता है वो कलम की कारीगरी, और कभी कभी ऐसे पेचीले मजबूर बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझ जाए, इतनी लंबी बातें होती थी। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी ध्यान देते। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को वो लिखना नहीं मानते। मतलब जितना आप जटिल लिख दो, जितना ही कठिन लिख दो, जितना ही बड़ा लिख दो, वो इनके लिए विचित्र लेखन जो है वो बद्री नारायण पसंद करते थे।
और कहते कि कोई भी लेख लिखकर आप एक ही बार में अगर दे दो कि हाँ लेख हो गया, तो वो इसको नहीं मानते। उनका मतलब कि छपने से पहले बार बार उसको परिमार्जित करो। और भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद अपने उमंग में जो कुछ लिख जाते थे, यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। और भाषा अनुप्रासमयी और चुचुआती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ या आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था, वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। तो भारत सौभाग्य कब लिखा गया था? कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए 1888 में। ये नाटक विलक्षण है, पात्र इतने ज्यादा और इतने प्रकार की अभिनय जो है दुसाधन। भाषा भी रंग बिरंगी, पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, वैश्यवाड़ी ये सभी था। कस्तावस्तु के बाद एक बाल हिंद की प्रेरणा से सन 57 के का गदर, अंग्रेजों के अधिकार का पुनः प्रतिष्ठा, और बाकी कहते दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पै दन विदेश चले जाए, ये अतिख्वारी जो है अधिक काव्योचित मार्मिक प्रतीक होता है इससे। प्रयाग रामागमन नाटक। प्रयाग रामागमन नाटक के बारे में है कि राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। यानी प्रयाग रामागमन जो नाटक है, प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज के आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा देश से विनोद महानाटक दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय पर अपनी आनंद कादम्बनी में भी निकालते रहे। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवि सवैये भी हैं। विनोदपूर्ण प्रश्न तो अनेक प्रकार की अपनी पत्रिका में बराबर निकालते ही रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बनी प्रेमगंज जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाला था। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, ये किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना। और फिर परिपूर्ण पावश 1938 के बारे में यहाँ पे दिया है। और कादम्बनी में समाचार तक कभी कभी रंगीन भाषा में निकलता था। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि कितनी रईसी थी। और कहते हैं कि इसके बाद जो साप्ताहिक पत्र था नागरी नीरद, जो नागरी नीरद निकला था, उसके शीर्षक में वर्षा के खासे रूपक बांधे हुए थे। संपादकीय सम्मति समीर करके, प्रेरित कला पिलरो, हास हरितांकुर, वृताल कल्या करके, काव्यामृत वर्षा करके, और समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था। हिंदी जो समालोचना हिंदी जगत में आया था, वो एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था। समालोच पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उनके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना कादम्बनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवास के संयोगिता संवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। बाकी कहते नाट्य रचना के बहुतेरे दोस्त हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में भी दिखाया था। और बाकी जो है अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते हैं। और कुछ जो है पंक्तियां भी दी गई है। 5वें नंबर पे इन्होंने किसको रखा है? 5वें नंबर पे रखा है लाला श्रीनिवास दास को। लाला श्रीनिवास दास जिनके पिता थे लाला मंगनी लाल। लाला मंगनी लाल जो थे मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचंद। तो मंगनी लाल जो है लक्ष्मीचंद के मुनीम थे, दिल्ली में रहा करते थे। वो श्रीनिवास दास का जन्म 1908 और मृत्यु जो है संवत 1940 में बताते हैं। भारतेंदु के समसामयिक लेखों में उनका भी एक विशेष स्थान है। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। नाम क्या है नाटक का? प्रहलाद चरित। और प्रहलाद चरित के बारे में बता रहे हैं कि 11 दृश्यों का एक बहुत बड़ा नाटक है। और उसके संवाद जो है, इसके जो संवाद है प्रहलाद चरित के, कहते हैं कि ये जो है उनके संवाद अधिरोचक नहीं है। प्रहलाद चरित की भाषा भी अच्छी नहीं है। और तप्ता संवरण नाटक सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। तप्ता संवरण करके हरिश्चंद्र मैगजीन में। उसके बाद सन 1883 की बात है, पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा का वर्णन है। लाला जी की रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। यानी लाला जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक लिखा था, पहले ये नाटक जो है संवत 1934 में प्रकाशित हुआ। और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो और जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। मध्य के राजकुमार के क्षेत्र के भीतर ये जो वास्तु कल्पना की गई, पाटन का राजकुमार और सूरत की राजकुमारी, इन पे जो है दृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ दृश्य तो आजकल के समाज सामने ले आते हैं। और पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू दी गई कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। किसको?
रणधीर प्रेम मोहिनी को। तो शुक्ल जी का कहना है कि बहुत ही कठिन उसमें इन्होंने लिखा था। और लाला जी कहते हैं इनका जो है, लाला जी का जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है वो सबसे पीछे का है, और ये पृथ्वीराज द्वारा जो संयोगिता हरण जो हुआ था उस पे है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा था। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। कौन? श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु तो बहुत चर्चित है, सिलेबस में लगा यूजीसी नेट में। तो ये खड़ी बोली की बोलचाल के शब्द मुहावरे अच्छे लाते थे। तो चारों लेखों में अगर प्रतिभाशाली मनमौजीपन अगर देखें तो लाला श्रीनिवास दास के व्यवहार में ही दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाला वो रूप दिखता है। और फिर कहते हैं आगे, यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई है। अब ठाकुर जगमोहन के बारे में बताएं कि ठाकुर जगमोहन सिंह, तो जो ठाकुर जगमोहन सिंह है भारतेंदु के मित्रों में जो है, ठाकुर जगमोहन सिंह जो है ये भारतेंदु के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की जैसा तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह थे। उनका जन्म श्रावण वही 1914 में हुआ, मृत्यु 1956 में हुआ। शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रहे थे, और कहते काशी में रखे गए थे जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजेल हुआ। किसका? ठाकुर जगमोहन का। और संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे जगमोहन, और हिंदी के एक प्रेम पथी कवि और माधुरपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विद्यान्वी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भाव में प्रकृति के रूप माधुर की जैसी सच्ची परख वो रखते थे, उनमें वैसी थी उस काल के किसी हिंदी कवि में वो चीज नहीं दिखती। इसलिए कहते हैं कि अब तक जिन लेखों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार नहीं था, और परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर उनका हृदय नहीं उससे मेल खाता। और उसमें ठाकुर जगमोहन जो है ये अपने हृदय पर अंकित भारतीय जो गांव जीवन, तो कभी भी आए कि अपने हृदय पर जो भारतीय ग्राम्य परिवेश है जिसका जीवन अंकित है वो किस पे है? तो ठाकुर जगमोहन के। तो वो चीज़ है, वो माधुर्य जो संस्कार ठाकुर दास में है, वो उनका जो श्यामा स्वप्न रचना है उस श्यामा स्वप्न रचने में वो सरसता इतनी निराली दिखती है। तो वही कहते हैं कि बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण आदि कवि और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच तो मानव क्षेत्र तक है। ये सभी तो पहुंचते तो हैं लेकिन मानव क्षेत्र तक पहुंचते, पर ठाकुर ठाकुर जगमोहन ये नर क्षेत्र के इंसान के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य से मिला देते हैं। तो प्राचीन साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की अगर प्यारी रूपरेखा का मन में बसाने वाला अगर किसी ने चित्रण किया तो वो ठाकुर जगमोहन ने किया है। श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड यहाँ पे है। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है, यही मगहवे के गैर दंडकवन राम तासो पावन देश या विंध्यावाटवी ललाम। तो इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कहते कि मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं जहाँ की निर्झड़ी जिनके तीर वाणी से भिरे मधकल कुंजित विहंगमों से शोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है। तो पढ़ने से ही लगेगा कि दंडकारण्य प्रदेश का जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है निश्चय ही जो है वो बहुत ही उतर के उस चीज़ का वर्णन किए हैं। और कवियों के पुराने प्यार की बोली में कहते हैं कि देश की दृश्यावली को सामने रखने का मूक समर्थन किन्होंने किया तो ये यही करने वाले थे। और इन्होंने निकली जिस रूप विधान का विलक्षण प्राधान्य ना था कि शब्द विधान था। क्या अच्छा होता यदि शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। आगे 7वें नंबर पे इन्होंने जिक्र किया बाबू तोताराम। बाबू तोताराम कौन थे? ये जाति के कायस्थ थे तोताराम। जन्म 1804, मृत्यु 1902 में हुआ। बीए पास करके हेडमास्टर हो गए तोताराम। अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में इन्होंने प्रेस खोल दिया तोताराम जी ने अलीगढ़ में। और प्रेस खोलने के बाद जो भारत बंधु पत्रिका है, चर्चित पत्रिका है भारत बंधु, वो निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए तोताराम जुट गए। उस समय उनके साथ देने वालों में भी ये थे, यानी भारतेंदु जी जब खड़े थे तो उनका साथ देने वाले में तोताराम भी आगे थे। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा भी स्थापित की थी, यानी भारत बंधु निकाला, भाषा संवर्धनी नाम की एक जो है सभा स्थापित की। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में एक थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो लेखक मंडल था उसमें एक थे। उसमें कीर्ति केतु नाम का एक नाटक भी निकला था इसी में, हरिश्चंद्र चंद्रिका में कीर्ति केतु तो ये निकला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार उन्नत में लग रहे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी भाषा के सहायता की, जैसे केटो कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद स्त्री सुबोधनी। कीर्तिकेतु नाटक का एक भाषण यहाँ पे है। ये कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्तिकेतु विचार की क्या, जो पराधीन है यहीं से प्रश्न रहता है। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां भी दी गई है। यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे इन्होंने जिक्र किया है पंडित केशव राम भट्ट के बारे में। जो पंडित केशव राम भट्ट हैं महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज कहाँ पे रहते थे? ये ब्राह्मण जो थे महाराष्ट्र के, पर इनके पूर्वज कहाँ पे रहते थे? इनके पूर्वज रहते थे बिहार में। इनका जन्म सन 1911 में और मृत्यु सन 1961 में।
कुछ स्कूली पुस्तकों के अलावा उन्हें सज्जाद संबुल और शमशाद शौशन नामक 2 नाटक लिखे। किसने? केशव राम ने सज्जाद संबुल और शमशान जो है शौशन नामक 2 नाटक लिखे थे। इन दोनों नाटकों की विशेषता भी है वर्तमान जीवन को लेके। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। तो बिहार बंधु केशव राम ने खोला और चलाया, है ना। 1929 में इसको किया, 31 में जो बिहार बंधु प्रेस खोला था। पंडित राधाचरण गोस्वामी 9वें नंबर पे पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था और संवत 1915 में औरंगजेब संवत 1982। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे राधाचरण। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते कहते हैं कि इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जाग गए और बस एक पत्रिका को पढ़ते पढ़ते राधाचरण गोस्वामी ये भाव जग गया हरिश्चंद्र मैगजीन को पढ़ते हुए। फिर बाद में जो है साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिन तक वृंदावन में ही जहाँ पे रहते वहीं चलाया भारतेंदु के नाम से। और फिर जो है समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए और उनके पक्ष में हिंदू बांधों में कई लेख भी निकला। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक भी लिखे, जैसे सुदामा नाटक, तो राधाचरण ने लिखा सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, मान धन श्री गोसाई जी का अर्पण। इनमें से जो सती चंद्रावली है, अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। यानी कौन कौन? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। सती चंद्रावली की कथावस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का चित्र खींचता है। दसवें नंबर पे ये जिक्र करते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास का। व्यास जी का जन्म 1915, मृत्यु 1957। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे पंडित अंबिका दत्त। और कहते हैं अवतार मीमांसा और धर्म संबंधी पुस्तकों के अलावा इन्होंने बिहारी के दोहे के संबंध में बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। पूछा जाता है बिहारी बिहार किसका? इन्हीं का है। और इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा भी लिखा था। गो संकट नाटक लिखा, हिंदुओं के बीच जो असंतोष था उसके बारे में। और फिर पंडित विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने क्या हुआ, गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था। यानी जब हरिश्चंद्र चंद्रिका की दशा जो ठीक नहीं थी, संभाला किसने? मोहनलाल ने। और उसमें कविराजा श्यामलदान ने अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली भी ठहराया था, इसको रासो संरक्षा भी कहा। 12वें नंबर पर पंडित भीमसेन शर्मा पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। कौन? भीमसेन शर्मा। संवत 1940 से 42 के बीच उन्होंने धर्म संबंधी कई लेख लिखे और आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाला। भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक और लेख लिखकर उन्होंने अरबी फारसी शब्दों को जो मतलब कि अद्भुत शक्ति के बारे में इसके बाद बना डालने के लिए क्या है, और फिर इन्होंने कहा है यहाँ पे देखिए तीसरे जो 13वें नंबर पे काशीनाथ खत्री, जिनका जन्म 1906 में आगरा के माइथान मोहल्ले में हुआ था। काशीनाथ खत्री का आगरा में, जिला इलाहाबाद में परलोकवास बताएं, जहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे काशीनाथ में। अंतिम दिनों पे आकर वहीं बस गए। 1948 में देहांत हुआ। बाकी गवर्नमेंट वर्नाकुलर रिपोर्टर का काम भी किए थे। ये लॉर्ड साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त भी हो गए थे काशीनाथ खत्री। मातृभाषा के सच्चे सेवक थी और नीति व्याख्यान स्वदेश हित की बात करते थे। शुद्ध साहित्यिक कोटि में स्थान रखते थे। ये 3 पुस्तकें इनके हैं। पहला ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी, ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक। 3 ऐतिहासिक रूपक बाल विधवा संताप नाटक। बस यही। बाकी यहाँ पे दिया है कि हाँ जो है 3 ऐतिहासिक रूपों में पहला तो सिंध देश की राजकुमारी हो, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया। दूसरा गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर की हिंदू राजा की विधवा रानी का वृत्त है। तीसरा है लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई पुस्तक लिखे वगैरह। शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यान का अनुवाद, नोत्योपदेश, ब्लैकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति और भारत त्रिकाली की दशा जो है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और 14 नंबर पे देखें तो राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। इनका जन्म संवत 1922 में, मृत्यु 64 में। और इन्होंने भारतेंदु को अधूरा हुआ जो छोड़ा नाटक सती प्रताप था, तो राधा कृष्ण उनके फुफेरे भाई ने पूरा किया था। पहले दिन दुखनी बाला नामक एक छोटा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ।
इसमें जनपत्री, मिलान, बाल विवाह इन सबसे संबंधित था। और दूसरा नाटक महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिनकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई थी, उससे ये संबंधित है। भारतीय प्रथा के अनुसार अगर देखें तो भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श थे। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटी के रूप में दिखाया गया है। और नाटकों के अलावा इन्होंने निसहाय हिंदू नामक छोटा सा और उपन्यास लिखा, स्वर्णलता, भारत क्या ना करती। ये उपन्यासों के अनुवाद भी इसी समय किए गए। इसके अलावा जो है कार्तिक प्रसाद खत्री, जन्म संवत 1908, मृत्यु जो है कार्तिक प्रसाद खत्री के बारे में आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों में रहे थे। इनको इतना प्रेम अधिक था, मतलब कि ये हिंदी को इतना ज़्यादा प्रेम करते कार्तिक प्रसाद कि कहते थे 20 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता से ही हिंदी पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग कर लिया कार्तिक ने। रेल का बिकट खेल नामक एक नाटक 74 में आया था और हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था। ये अब पूरा नहीं हुआ। इला प्रमिला, जया, मधुमालती आदि अनेक बांग्ला उपन्यासों के लिए इन्होंने अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से ही किया था। और फ्रेडरिक महोदय, इनका पहले भी उल्लेख हो चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी के लिए कितना इन्होंने मदद किया था। और हिंदी पुस्तकें इनकी है बाल दीपक, भाग, नागरी और कैथी अक्षरों में भाग करके विक्टोरिया चली थी। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास, बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूल में पढ़ाई जाती थी, है ना। ये सब चीज़ें पहले ही थे। आगे कहते हैं कि विक्टोरिया चरित्र 1136 पृष्ठों की पुस्तक। और उनके विचार में बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में लिखते हैं कि आपका सुखद पत्र मुझे मिला और मुझे परम आनंद हुआ कि आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे बड़ी या सबसे भारी बात है। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया। देखो 80 बरस हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रंश थी। पहले थोड़ी संस्कृत भी मिली और फिर धीरे धीरे देखो अच्छा साहित्य वहाँ पे मिलने लगा, है ना। तो ये बताते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक चिट्ठी पिंकार्ड को लिखी गई थी। पिंकार्ड बड़ा समर्थन करते थे। तो कहते भारतेंदु का एक चिट्ठी पिंकार्ड को लिखा गया जिसमें बेस वंश औतन श्री बाबू हरिचंदू झीर नीर कलहंस क्योंकि इलाहा तो भारतेंदु के समय से ही साहित्य निर्माण के कार्य तो धूमधाम से चल पड़े, पर साहित्य समय प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं आती थी। क्योंकि अदालतों की भाषा तो आप देख रहे तो उर्दू ही थी। उर्दू को लोग हटाने के पक्षधर नहीं थे। तो उस समय जो है भारतेंदु जी अपने व्यक्तिगत स्तर पे जा जाके लोगों को पैम्पलेट बांटते और चीज़ों को समझाते और एक ही बात बोलते, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मेल बुन निज भाषा ज्ञान के मिटत सूत्र न ही को होल। इसी प्रकार प्रताप नारायण भी जो है हिंदुस्तान का राग आलाप थे। तोताराम अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख हो ही चुका है। ऐसे ही 1884 में एक हिंदी उधारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से भी प्रयाग में जो प्रतिष्ठित हुआ। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए बाबू हरिचंद ने कई बार उद्योग किया था, सफलता हाथ नहीं लगी थी उस समय। और 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर, राम नारायण और शिव कुमार सिंह, कौन कौन, ये 3 लोग उत्साही छात्रों के उद्योग में 1950 की बात है। बाबू श्याम सुंदर है, राम श्याम शिव, ये तीनों लोग मिलकर काशी नागरी प्रचारी स्थापित किए। और फिर इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति जो है वो श्याम बहादुर जी के त्याग और सतत परिणाम को सौंप दिया गया। और प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास हुए। उनके सहायकों में भारतेंदु के सहयोगी में कई सज्जन थे। राय बहादुर लक्ष्मण मिश्र, खड़ग विलास प्रेस के स्वामी रामदीन, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण, बाबू गदाधर, कार्तिक प्रसाद खत्री, ये सभी थे। तो कुल इस तरीके से बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंदिका में लेख लिखते, लगातार वो लोगों के बीच फैलाते। आपने बलिया का भाषण सुना ही था, कैसे उन्होंने प्रचार किया। सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी उन्होंने किए। देवाक्षर चरित्र जो है उसमें तो रविदत्त शुक्ला द्वारा लिखा हुआ एक प्रश्न है। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का संबंध पंडित गौरी दत्त जी ने उठा लिया और वे मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुदर्रिस भी थे। और इसके बाद कहते हैं कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर उन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा देंगे। और इस तरीके से जो है बताया गया कि जो गौरी दत्त, जो लड़कों की खासी भीड़ लगी हुई थी, वो भी धीरे धीरे 1951 में दफ्तरी में नागरी जारी करने के लिए मेमोरियल भेजा गया। और 1952 में जब इस देश के छोटे लाट पर सर एंथनी पीछे मैकडोनाल्ड काशी में आए, तब भी उनके साथ एक आवेदन पत्र लिया गया।
तो इस तरीके से यहाँ के लोगों से पूछना कि हाँ क्या चीज़ें की व्यवस्था हो पा रही है, नहीं हो रहा है, ये हिंदी किस रूप में बढ़ रहा है। बाकी इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे जो प्रयास किया कि यह संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन अयोध्या नरेश महाराज प्रताप सिंह, मांडा के राजा राम प्रसाद और आवागढ़ के राजा बलवंत और सुंदर लाल और मदन मोहन मालवीय ऐसे मान्य प्रतिष्ठित लोग थे, लाट साहब से मिला और नागरिक का मेमोरियल अर्पित किया। मदन मोहन मालवीय जो थे इस समय प्रधान देश पूज्य के रूप में थे। उन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की परिणाम की व्यवस्था की, मतलब बताया लोगों को। पहले वर्ष नागरिकदास का जीवन चरित नामक जो लेख पढ़ा गया वो कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का काल बना। हिंदी के पुराने कवियों को कुछ इतिवृत्त संग्रह पहले ही संवत 1896 में गार्षा दत्तासी अपने हिंदुस्तान साहित्य की इतिहास की बात करते हैं। शिव सिंगर ने भी शिव सिंह सरोज में बात किया है भाषा को लेके। तो ये सारे लोग भाषा को लेके बात करते हैं, तो फिर भाषा की समृद्धि की भी बात कौन करते हैं? यही करते हैं। आगे कहते हैं कि छतर प्रकाश, सुजान चरित, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये कुछ पुराने ऐतिहासिक काव्य हैं। और मनोरंजन पुस्तक माला करके एक 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी गई जो भी कोर्स है उनको उन्होंने कलेक्ट किया। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की 3 अवस्था देख लिया। तो वही चीज़ है, जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल में कितने 3 अवस्थाओं को देख लिया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये समाप्त होता है। अब अगला जो 1950 से 75 और प्रकरण 3 जो कि सामान्य परिचय, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए